नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर और मेरा नाम राघव है। आज हम मौजूद हैं सुमैया राणा जी के साथ, जो समाजवादी पार्टी में महिला नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा भी हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी जब से ज्वाइन की है, तब से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं, उसको लेकर टीवी चैनल हो या फिर ज़मीन पर हो, दोनों जगह पर वो दिख रही हैं और अपनी बात मजबूती के साथ रख रही हैं। लेकिन अब जो सवाल शुरू हो रहा है कि अखिलेश यादव 2022 के चुनाव की जो नीतियां तय कर रहे हैं उसमें महिलाओं का कितना नेतृत्व है, क्योंकि बीजेपी को बार बार इस सवाल पर घिरा जाता है। तो क्योंकि आप एक महिला हैं और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा भी हैं, तो मेरा पहला सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी की महिला नेतृत्व की नीतियां आपके साथ किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय की हैं, और जब सीटें बांटी जाएंगी तो कितनी महिलाओं को उसमें स्थान दिया जाएगा। देखिए, शुरू से ही आप अगर पीछे जाएं 2012 में जब हमारी सरकार थी, तो जिस तरह 10-90 सेवा शुरू की गई थी, तो आप उसी से अंदाज़ा कर लें कि उसका कितना लाभ हुआ था। बल्कि एक बार, क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी में नहीं थी, लेकिन एक बार मैंने भी उससे मदद ली है कुछ फ़ोन कॉल्स वगैरह को लेके। तो शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ज़्यादा महिलाओं को लेके सेंसिटिव रहे हैं और महिला सम्मान का पूरा ख्याल करते हैं। और अभी आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों का जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, जो इनका महिला सम्मान की बात करते हैं, ख़ासकर जब ये मुस्लिम महिलाओं को हक़ दिलाने की बात करते हैं, 3 तलाक़ वाले मुद्दे लाके, सब कुछ धराशायी हो चुका है। अब आने वाले चुनाव में महिलाओं के क्या रोल तय करेंगे, पार्टी क्या तय करेगी, ये रोल भी सामने आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो उसका वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस बात का पूरा आश्वासन दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि जो भी भागीदारी होगी, टिकट वितरण में हो या और भी तमाम तरीके से पार्टी में, वो पूरी तरीके से महिलाओं को के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। और जो भी महिला नेतृत्व है, अभी देखिए जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं, उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की बनाई गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि कार्यकारिणी मजबूती से कस के खड़ी हो रही है और फील्ड में उतरेगी और तमाम ऐसे मुद्दों पर जाएगी जिसकी इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है प्रदेश को। गठबंधन के मसले पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो मतलब अंदर की जो उनकी बातें हैं, वो अगर कार्यकर्ताओं से पूछें तो लगभग ये स्थिति कार्यकर्ताओं में है कि हम गठबंधन नहीं करने वाले हैं और 350 सीटें हम अकेले लड़कर जीतेंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे परेशान करती है कि क्या इतनी मजबूती सपा ने पिछली हार के बाद अर्जित कर ली है कि वो अकेले 350 सीट जीत पाए। देखिए, आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये बात तो पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कर दी थी कि किसी बड़े दल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि वो पिछले एक्सपीरियंसेस सही नहीं रहे। दूसरी चीज़ ये है कि छोटे दलों को हमेशा उन्होंने कहा कि छोटे दल का स्वागत है, हम छोटे दलों के साथ मिलकर के मैदान में उतरेंगे। और तमाम ऐसे छोटे दल हैं जिनके साथ बात हो चुकी है, जिनके साथ चाहे वो पार्टी में विलय हो के समर्थन हो और या बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं, वो भी, उसका भी सही वक्त होगा तो वो सामने आएंगी। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि तमाम पार्टीज से, दलों से लोग टूट टूट कर आ रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो MIM के लोग हो, कितने तो मेरे थ्रू अभी जाने वाले हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी से हैं, कितने RLD के भी कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं। हालांकि RLD से हमारा गठबंधन है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि वोट कैसे आएगा हमारे पास, जो आप कह रहे हैं कि 350 प्लस सीटों की बात कर रहे हैं। देखिए, आश्वस्त होना सबसे बड़ी मजबूती होती है। सबसे पहली चीज़ तो कि हम अपने में कॉन्फिडेंट है। दूसरे जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, जो पिछले कोरोना काल में ख़ास कर देखने को मिला है, उन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि समाजवादी हमेशा से ज़मीनी स्तर पर रही है, कार्यकर्ता लोगों के बीच रहे हैं, तो वो उन लोगों की जो स्टडी करके जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि लोग अब इस पार्टी से ऊब चुके हैं। उनका जो एक पूरा एक इन्होंने ऑरा बनाया हुआ था, वो टूट चुका है और हकीकत की उस पर वो पटरी पर आ चुकी है जनता। तो यकीनी तौर पे वो वोट समाजवादी को जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन इतना अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री, वो एक्स CM भी हैं और नेक्स्ट CM भी हैं। आपने नेक्स्ट CM की बात तो करी दी, तो एक तरीके से घोषणा हो गई कि अखिलेश जी CM बनने वाले हैं। लेकिन कुछ छोटे दल जो जिनके नाम आपके जहन में हों और उनकी कोई खास वजह कि इस दल को इस विषय पर जोड़ा जाता है, गठबंधन के लिए कोई तो एक क्राइटेरिया हमने सोचा होगा कि छोटे दल तमाम हैं। ओवैसी का भी दल छोटा है, उत्तर प्रदेश में बड़ा दल नहीं है। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि वो छोटे दल कौन से हैं जिन पर अभी विचार किया जा रहा है। देखिए, भागीदारी मोर्चा एक हमारे थ्रू बात चल रही है उनकी,
वो भी मिलना चाह रहे हैं और उनके साथ उनके बहुत छोटे-छोटे दल हैं जो ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिनका जो गाँव लेवल पे काफ़ी पकड़ है उन लोगों की। तो उन लोगों से बात चल रही है। दूसरे ये कि कुछ उलमा हैं ऐसे ऐसा होता है कि गाँव में या ज़िले में जो मस्जिद होती है, उसके जो इमाम होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में बहुत लोग होते हैं। तो ख़ासकर हम उन लोगों को पकड़ रहे हैं और वो लोग हमारे खुद से भी कॉन्टैक्ट में हैं कि उन लोग वो उनका इन्फ्लुएंस होता है और वो वोट उन्हीं से पूछ करके देते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा आप खुद समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण का कितना महत्व होता है। तो उस पर भी एक होमवर्क चल रहा है। हालाँकि जो लोग हैं वो खुद जुड़ रहे हैं आकर। अभी तक हम लोगों ने जाति समीकरण को बहुत ज़्यादा वो नहीं जोड़ा है। सारे धर्म के लोगों के, हर वर्ग, हर जाति के लोगों का स्वागत है समाजवादी पार्टी में। उस सोच वालों का स्वागत है जो किसी भी किस्म की फ़िरका परस्ती में यकीन नहीं रखते हैं और सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। अच्छा, अभी एक अफ़वाह थी, अफ़वाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी पुष्टि किसी पार्टी ने नहीं की, कि अपना दल से अखिलेश यादव जी की बात चल रही है और माननीय कृष्णा पटेल जी जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 30 सीटों को लेकर के एक चर्चा हुई है और अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा एक साथ जाता है तो 60 से 70 सीटों का फिगर एक है। तो आपके हिसाब से ये सीटें देना उचित है या सीटों में कुछ कमतर भी किया जाए? देखिए, ये एक ऐसा सवाल आपने किया है जिसका जवाब मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी तरफ से दूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही ज़हीन, बहुत ही डायनेमिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व अपने में एक मिसाल है और ये मेरी पर्सनल राय भी है अपार्ट फ्रॉम पार्टी। तो वो जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे लगता है कि सोच समझ के और बेहतरीन फ़ैसला होगा जो पार्टी के भी हक़ में होगा और हम सब लोगों के हक़ में होगा। अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब लगभग उत्तर प्रदेश का हर मुस्लिम जानना चाहता है। 100 सीटों पर ओवैसी इस प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। मेरी अपनी राजनीतिक समझ कहती है कि शायद ही उत्तर प्रदेश की 100 सीटें वो घूमे भी हों। तो ऐसे में जो एक माहौल बन रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी के साथ जा सकता है, क्योंकि आप खुद एक मुस्लिम लीडर हैं और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व का महिलाओं में सबसे बड़ा चेहरा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्विच करेगा मुसलमान ओवैसी की तरफ? देखिए, जो एजेंडा आरएसएस का था ये एक मुस्लिम आरएसएस विंग है, मैं इसको ये कहती हूँ ओवैसी का, कि इनको ये ठीक वही काम करते हैं जो आरएसएस करती चली आई हो। अब ओवैसी यहाँ पर 100 सीटों की उन्होंने जो घोषणा की है, वही जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि उनको उन 100 सीटों के पहले तो नाम ही ठीक से पता हो जाएँ कि क्या है। क्योंकि उनके जितने नेतृत्व यहाँ पर हैं एमआईएम के, वो खुद भी अपने ज़िले से आगे की बात नहीं जानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगता आया है, वो खुद इस बात का आकलन करें कि वो अपने प्रदेश जहाँ की पैदाइश है, जहाँ पर उनके फ़ादर ने पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की, जहाँ पर वो लोग पॉलिटिक्स करके हाईलाइट हुए हैं, वहाँ पे वो सिर्फ 7-8 सीटों तक सीमित है। वो किस मुँह से उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर आने की बात करते हैं? इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव तो वो कुछ हो नहीं सकते, सिवाय डिस्ट्रक्शन के। और आरएसएस चाहती भी यही थी कि कोई एक ऐसा मुस्लिम विंग तैयार हो जो डिस्ट्रक्शन करे और उनको कामयाबी मिल रही है। मैं इसको प्रमाणित तो नहीं कर पाऊँगी यहाँ बैठ के कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जो कुछ लाव लक्षण दिख रहे हैं, उसके हिसाब से तो ये माना जा सकता है कि ये बीजेपी का रास्ता क्लियर करने के लिए उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रही है। आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में अपना करियर शुरू कर रही है, पहली बार सामने आ रही है इतना उभर के। उसके लिए क्या कॉर्नर आपके मन में बन रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का क्योंकि किसी एक जाति धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने मुझे एक मुस्लिम चेहरा बताया है यहाँ पर, तो मैं अपने उस तरीके से बता दूं कि पिछले जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें बहुत बदनामी झेलनी पड़ी थी केजरीवाल की। तो कम से कम ये सपोर्ट तो उनको यहाँ बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। और बाकी जो जिस तरह की पॉलिटिक्स यूपी में है, देखिए ये तो बात सही है कि यूपी की पॉलिटिक्स में और दिल्ली की पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क है। तो दिल्ली एक दायरा बहुत छोटा है और यूपी एक बहुत बड़ा दायरा है, हिंदुस्तान का दिल है। तो यहाँ पर उनकी दाल गलना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है और ये भी ठीक वही काम करेंगे जो ओवैसी साहब करने आ रहे हैं। और वैसे भी इनके ऊपर भी इल्ज़ाम वही लगते आए हैं जो एमआईएम के ऊपर। आप उत्तर प्रदेश के एक नागरिक हैं, तो योगी आदित्यनाथ जाहिर तौर पर आपके भी सीएम हैं। तो अपने सीएम को अगर आप योगी के फेस में देखती हैं तो कैसा महसूस करती हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, मैंने बहुत बार जब हम आंदोलन कर रहे थे उस वक्त में भी मैंने ये बात बोली कि आप किसी वर्ग या धर्म या जात विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए आपको सबके बारे में सोचना चाहिए और जो आप डिफरेंशिएट करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, खाली मैं नहीं,
आप नहीं, खाली उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर इतने लोग हैं जो इस वक्त ऊब चुके हैं अपनी ही पार्टी से कि उनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये मेरा मैसेज है कि आप मुख्यमंत्री हैं, उसकी गरिमा बना करके रखें और सबको साथ लेकर के चलें, क्योंकि आपकी ही पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और तीनों ही चीज़ें आपने तोड़ दी हैं। एक ज़रूरी खबर उसको जिसका मैं ज़िक्र करूंगा, कानपुर बिठूर से विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा। उनका एक बयान आया है कि वो अपने इलाके में ताज़िया नहीं निकालने देंगे और अपने इलाके को वो धार्मिक गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देंगे। एक विधायक जब चुना जाता है तब वो शायद ये नहीं कहता है कि उसे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तब वो सबका वोट लेता है। चुनने के बाद विधायक में तब्दीली क्यों आती है और उनके बयान को कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, पहली चीज़ तो चुनने के बाद इसलिए तब्दीली आती है क्योंकि अब उनका मतलब निकल गया होता है। उन्हें मालूम है कि जनता से जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है, चाहे वो किसी भी कौम का हो। अब एक विधायक के साथ भी वही कुछ है कि आप जब चुन करके आए हैं, डेमोक्रेसी में हैं आप, तो फिर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सेक्युलर मुल्क है, यहाँ पर सबको बराबरी का हक़ है। तो अगर ताज़िया निकल रहा है और आप ये कह सकते हैं कुछ कि ऐसा कुछ हो कि बहुत डिस्टर्बेंस ना हो, जैम ना लगे, किसी और को दिक्कत ना हो, कुछ उसका बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन क्लियरली ये कहना कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसका मतलब साफ़ है कि आप फ़िरका परस्ती का आईना फिर से निकाल करके, और क्योंकि चुनाव करीब है, आप उसको लेकर के चलना चाहते हैं और पर्टिकुलर किसी धर्म का आप एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक हलचल भरा माहौल है उसमें मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सपा की तरफ मजबूती से बना हुआ है, जैसा कि सुमैया राणा जी का कहना है। और ओवैसी को ये बीजेपी की बी टीम की तरह देख रहे हैं और वही स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के लिए भी है। लेकिन अभी ज़हनी सवाल ये है कि जिस तरीके से 22 के चुनाव में धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, सपा का स्टैंड यही है कि आप मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं, बल्कि कोरोना के समय जो अव्यवस्था फैली, जो रोज़गार के मसले हैं, जो शिक्षा के मसले हैं, उस पर वोट दिए जाएं और एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना जाए जो किसी एक धर्म का ना हो, जो कट्टर ना हो, जो इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करता हो। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वच्छंद और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारे साथ जुड़िए। ये बोलतंत्र चैनल बहुत ही उम्दा चैनल है और इतनी ऐसी रिपोर्टिंग करता है जिसकी इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी मीडिया को मैं सलाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये चैनल बहुत आगे तक जाए।